नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी। इस एपिसोड में हम सिर्फ दो बातों की चर्चा करेंगे। पहला है स्वतंत्रता के बाद भारत में हो रहे सबसे बड़े चुनाव की, और दूसरा दुनिया में बन रहे तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति की। शुरुआत करते हैं पहली बात से। ये चुनाव जिसका कि एक चरण खत्म हो गया है, 7 चरण होने हैं। 7 चरणों का ये चुनाव लगभग 2 महीने चलेगा। 19 अप्रैल को शुरू हुए इस चुनाव को पूरा अप्रैल, पूरा मई और 4 जून को जब रिजल्ट्स की घोषणा हो नहीं जाएगी तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इस पर अगर हम राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनकी ओपिनियन देखें, जो तमाम सारे समाचार माध्यमों में दिखाई जा रही हैं या दिखाए जा रहे हैं, जो वक्तव्य सुनाए जा रहे हैं और जो वक्तव्य छप रहे हैं अखबारों में, अगर हम उन वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें तो ये बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल सरकार बना रहे हैं। लेकिन साथ ही जो लक्ष्य पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रखा है कि एनडीए 400 के पार, उसमें कुछ मुश्किल दिख रही है। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, और पूर्वी भारत में और दक्षिण भारत में सीटों की संख्या में कमी आती हुई दिखाई दे रही है। दक्षिण भारत में अगर पार्टी ने प्रदर्शन अच्छा किया तो सीटों की संख्या में इजाफा होगा। 350 के आसपास सीटें लाना मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन जो बंगाल में हो रहा है, पश्चिमी बंगाल में और बिहार में जिस तरह क्षेत्रीय दल वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे, कम से कम वक्तव्यों के माध्यम से ही, और राष्ट्रीय स्तर के जो दल हैं जैसे कांग्रेस पार्टी, वो भी अभी सिर्फ वक्तव्यों पर ही सीमित है, बहुत ज़्यादा प्रचार में भूमिका दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं की बात करें तो ये देश के हर हिस्से में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी दूर दराज के कई क्षेत्रों में जा रहे हैं, चाहे वो दक्षिण भारत हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो। अभी कई राज्यों में उनके दौरे बाकी हैं। एक बात और, जब हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो जाति का वर्चस्व वहाँ भी दिया गया है, और वैदिक काल से जो जाति प्रणाली बनी है, जो धर्म व्यवस्था बनी है, उसमें ब्राह्मण सर्वोपरि रखा गया है। कहा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोमाड्स भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, तो अगर कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में होना होगा तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगा। वो नुकसान राजस्थान में नहीं होगा, और ना ही वो हिमाचल प्रदेश में होगा, ना ही पंजाब में होगा।
पंजाब में भी आपकी सरकार से लोग ऊबे हुए हैं और इसी तरह की कहानी कुछ कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में। तो भारतीय जनता पार्टी 350 का आंकड़ा अपने सहयोगी दलों के साथ छूती हुई दिख रही है, लेकिन जो ये 50 सीटें हैं 350 से 400 के बीच, इसमें मारामारी है। जब मैंने अपने आज तक न्यूज़ चैनल के एक दोस्त को ये मैसेज किया जो मैनेजिंग एडिटर है, तो मेरे मन में मंशा इन्हीं 400 से 350 सीटों के बीच की थी, जिसमें मैंने 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी की काट दी थी जबरिया। अब कई लोग ये कह रहे हैं कि आरएसएस ने अपना सर्वे किया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपना सर्वे किया है और उसने खुद भारतीय जनता पार्टी को ये कहते हुए कम सीटें दी हैं कि इस बार शायद सीटें कम हो। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दल मिलकर निकाल रहे हैं। अब लड़ाई 350 के बाद की है कि 350 के आगे भारतीय जनता पार्टी को जाने से विपक्षी दल रोक पाते हैं या नहीं। इन 350 सीटों में से करीब 150 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर आ रही हैं और बाकी की 100 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके अन्य नेताओं के नाम पर आ रही हैं। और जो बाकी की 100 सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक आंदोलन, धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन, जिसमें राम मंदिर, मथुरा, काशी और अन्य तमाम जगहों पर जो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पूजा पाठ करते हुए तस्वीर देखते हैं, जो उनके धार्मिक व्यक्तित्व को परिलक्षित करता है, उसके आधार पर आ रही है। तो ये 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आती हुई दिखाई दे रही हैं। ये तो रही बात चुनाव की। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं जो दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है। रशिया यूक्रेन के बारे में बहुत कहा सुना गया, बहुत लिखा गया। जनरल डेविड पैट्रियस का न्यूज़लेटर मैं भी रिसीव करता हूँ। वो तमाम सारे उदाहरण के जरिए दिखाते हैं कि यूक्रेन किस तरह युद्ध की स्थिति में बना हुआ है, क्यों बना हुआ है। कल ही करीब $61 बिलियन की मदद अमेरिकी सीनेट ने जो यूक्रेन के लिए रिलीज की है, उसको अप्रूव किया है। ये सब तो अपनी बात। हम बात करेंगे दूसरे हिस्से पर दुनिया के जहां युद्ध चल रहा है, वो है इजराइल और हमास के बीच, और बीच में ईरान का कूदना इस युद्ध में। तो कहानी कुछ ये है कि 35-40 साल से अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी और इजराइल की मोसाद ये ईरान के आणविक कार्यक्रम की या परमाणु कार्यक्रम से बहुत परेशान है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बहुत आगे तक बढ़ा दिया है, बाय हुक और बाय क्रुक, और ऐसे में उनके करीब 7-8 न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की और 7-8 टॉप जनरल जो इरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल्स हैं, उनकी बड़ी संदेहास्पद तरीके से मृत्यु हुई है। किसी को गोली लगी, किसी को पॉइजनिंग का शक किया गया। और इसके बारे में मैंने 2 आर्टिकल लिखे हैं, हु किल्ड 7 टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट ऑफ ईरान, और दूसरा है हाउ यूएस ईरान वार विल लुक लाइक। और ये दोनों आर्टिकल रशियन इंटरनेशनल अफेयर्स काउंसिल की वेबसाइट पर अभी भी उपलब्ध है। कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो ये जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है,
ये सिर्फ इजराइल और अमेरिका के लिए ही चिंताजनक बात नहीं है, बल्कि शांति को पसंद करने वाले हर एक देश के लिए चिंताजनक है। इसी बीच 35-40 साल के तनावों के बीच हमास ने इजराइल के नागरिकों, आईडीएफ के सोल्जर्स, बच्चे, बूढ़े, जवान, परिवार, इन पर अक्टूबर 7 को पैराशूट्स के जरिए हमला करके, ज़मीनी हमला करके उनको किडनैप किया इजरायली टेरिटरी से, और करीब 1000 लोगों को उन्होंने किडनैप किया। कहाँ रखा अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला, और उसमें से कईयों को मार दिया और तमाम सारे टॉर्चर के मेथड अपनाए गए। कुछ को छुड़ाया गया, कुछ को छोड़ा, और इसी को लेकर इजराइल ने हमास पर एरियल, नवल और ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। इसी बीच इजराइल ने सीरिया में, दमिश्क में ईरान के दूतावास पर एरियल स्ट्राइक की, जहां उसका शक था कि ईरान के एलीट ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के टॉप जनरल मीटिंग कर रहे थे। बात सही थी, एक जनरल की ईरान के उसमें मौत हुई। सीरिया, इराक, ईरान, ये इस जगह तीनों इस पॉइंट पर मिले हुए हैं। इराक में अमेरिका का ऑपरेशन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अटैक के बाद ही शुरू हो गया था। इराक और अफ़गानिस्तान में जब प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इराक रीबिल्डिंग ऑपरेशन के नाम से, वार ऑन टेरर के नाम से अमेरिकी ट्रूप्स को वहाँ भेजा, जिसने सद्दाम हुसैन को टॉपल डाउन किया और उन्हें फांसी पर लटकाया गया। इसके पहले 1991 में प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश के फादर जॉर्ज बुश ने गल्फ वार किया था, जब इराक ने कुवैत पर आक्रमण किया था और कुवैत को फ्री करने के लिए अमेरिका ने वहाँ पर एक युद्ध लड़ा था छोटे समय के लिए। और यही काम प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2003 में किया, जब उन्होंने वार ऑन टेरर शुरू किया, इराक रीबिल्डिंग ऑपरेशन शुरू किया, अफ़गानिस्तान और इराक में आतंकवाद का बिल्कुल सफाया कर दिया। लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन के समय में अमेरिकी ट्रूप्स को वापस बुलाना पड़ा। ये काम प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने भी किया था, जब ट्रूप्स को वापस बुलाया था, लेकिन पूरी तरह से नहीं हटाया था। जो बाइडेन ने वहाँ से ट्रूप्स को पूरी तरह हटा दिया और तालिबान का कब्जा होने दिया। इजराइल ने ये नई मुहिम शुरू की है, और ये अब ईरान ने करीब 300 मिसाइलें इजराइल पर दागी थी, जिनमें इजराइल का ये कहना है कि 99% मिसाइल्स को, जो उनका डिफेंस का सिस्टम है, उसने बर्बाद कर दिया। इसके बाद इजराइल ने एक छोटा सा मिसाइल अटैक ईरान के इस्फहान शहर पर किया। अभी ये युद्ध चल ही रहा है। इसमें इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व है, CIA भी इन्वॉल्व है, मोसाद भी इन्वॉल्व है, IDF भी इन्वॉल्व है, US मिलिट्री भी इन्वॉल्व है, US सीक्रेट सर्विस भी इन्वॉल्व है, ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड भी इन्वॉल्व है, सीरिया और इराक भी इन्वॉल्व है, पैलेस्टीन और हमास तो इन्वॉल्व हैं ही। दूसरा युद्ध, जैसा हम आप जानते हैं, रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है, और इसमें चाहे वो अमेरिका हो, यूक्रेन हो, इजराइल हो, रशिया हो, ये सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और बार बार उनसे दरख्वास्त कर चुके हैं कि एक मीडिएटर की भूमिका प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी निभाए, और वो करते भी हैं। फ़ोन पे बात होती है, कहीं पर मिल गए अगर इन देशों के राष्ट्रपति, तो उनसे भी बात होती है। फ़ोन पे तो व्लादिमीर पुतिन, जेलेंस्की से भी बात हुई, प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात हुई, बेंजामिन नेतन्याहू से लगभग हर हफ्ते बात होती है। तो ये स्थिति बन गई है।
यही दो बातों पर मुझे आपसे मुखातिब होना था, चर्चा करनी थी। अगले एपिसोड में फिर मिलें, किसी और मुद्दे पर चर्चा करें। तब तक दीजिए विदा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।